यूजीसी के एक बिल ने पूरे देश की राजनीति को पलट के रख दिया है। एक तरफ जो कट्टर भाजपाई थे वो भाजपा के विरोध में बिगुल फूंक चुके हैं, ईंट से ईंट बजाने की बातें कर रहे हैं, और जो भाजपा के मोदी के कट्टर विरोधी होते थे वो इस बिल के समर्थन में आ चुके हैं। आखिर ऐसा क्या है इस यूजीसी बिल में जिसने पूरी राजनीति को ही उलट पलट के रख दिया है? आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर देश का एक बड़ा वर्ग आज विरोध कर रहा है, वहीं एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में भी खड़ा है? इन सब के बीच मुसलमानों का क्या मामला है? क्या मुसलमानों को इस बिल के समर्थन में आना चाहिए या मुसलमानों का इससे नुकसान होगा? जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनको इस बिल की वजह से क्या देखना पड़ेगा, वो कैसे प्रभावित होंगे? इस पूरी किस्सा कहानी को अगर आप समझना चाहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आसान भाषा में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यूजीसी का ये नया बिल आखिर लोगों के हित में है या स्टूडेंट्स के खिलाफ है। इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कहानी यह है कि यूजीसी की तरफ से एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान है भारत के अंदर, यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर जातिगत तौर पे आज भी भेदभाव होता था। ये कानून कोई नया नहीं है जिसमें कुछ नया कहा गया हो। ये कानून पहले भी मौजूद था मगर उसको अब की बार ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया है, उसका दायरा को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले ये होता था कि दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय SC ST के साथ जो जातिगत उत्पीड़न होता है कहीं भी, उसको रोकने के लिए कानून था। वो अपनी कंप्लेंट कर सकते थे, कार्रवाई करवा सकते थे अगर उनको जातिगत तौर पे प्रताड़ना को झेलना पड़े। मगर इस मामले में बड़ा खेल तब हो गया जब पिछले साल मोदी सरकार की तरफ से इस मामले में दलित और आदिवासी के साथ OBC समुदाय को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब उसी के बाद सारे विवाद की कहानी शुरू होती है। विवाद इसलिए कि SC और ST के शामिल करने पर ये परसेंटेज जो आबादी की वो 20 या 25% के आसपास रहती थी, मगर जैसे ही OBC समुदाय को इसके अंदर शामिल किया गया है ये परसेंटेज 60-70% से ऊपर जा चुकी है। ऐसा मान लीजिए 2/3 से ज़्यादा आबादी को इस बिल के अंदर प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब इस मामले में विवाद क्या है? विवाद को समझने के लिए आपको इस बिल के कुछ पॉइंट समझने होंगे। इस बिल के अंदर कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी को एक इक्विटी सिस्टम बनाना होगा, समानता के लिए एक पूरा सेटअप बनाना होगा, जहां पर अगर किसी का जातिगत भेदभाव होता है तो वहां पर कंप्लेंट कर पाए, उसका निवारण हो सके, वो उसमें कैंपस के माहौल को सुरक्षित महसूस करे। इस टाइप का कोई सेटअप बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सेटअप कैंपस के अंदर बनेगी जिसमें अलग अलग लोग शामिल होंगे। अब सोचिए ये पूरा सिस्टम कभी कैंटीन में घूमेगा, पूरे कैंपस के अंदर घूमेगा, क्लास को मॉनिटर करेगा और लोगों के आचरण और व्यवहार की समीक्षा करेगा। उसके आधार पर ये अपनी चीज़ों को तय किया करेगा। अब आप सोच कर देखिए, यहीं पर एक सवाल उत्पन्न होता है, जब इस टाइप की एक मॉरल पुलिसिंग वाली कोई कमेटी घूम रही हो तो क्या स्टूडेंट बेबाकी के साथ एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे या एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? क्लास के अंदर प्रोफेसर या टीचर स्टूडेंट के साथ अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, खुलकर बात कर पाएंगे? क्या पता कौन सी बात किसी को आहत हो जाए, उसके बाद उसको जातिगत भेदभाव का पैमाना बना दिया जाए। अब इससे भी आगे मामला यही नहीं ख़त्म हुआ, इससे आगे ये है कि उस यूनिवर्सिटी पर, उस कॉलेज पर ये बाउंडेशन रहेगी कि अगर इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है तो उसे 15 से 30 दिन के अंदर उसका निवारण करना होगा। अगर निवारण नहीं किया जाता है, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस मामले में फैसला नहीं लेता, तो उसके साथ 2 चीज़ें होंगी। पहला, उसकी मान्यता रद्द होगी, दूसरा उसके फंड यूजीसी की तरफ से रोक दिए जाएंगे। अब सोचिए कितना बड़ा हथियार है। मामला यह भी नहीं, भारतीय समाज की एक सच्चाई यह है कि यहाँ पर आज भी जातिगत उत्पीड़न होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोगों को उसमें शामिल कर दीजिए और एक खास कास्ट को या एक खास कम्युनिटी को, अपर कास्ट को आप ये कह दीजिए कि यही प्रताड़ना करने वाले हैं। पहले से ही पूर्वाग्रह क्या आप पहले से स्थापित कर दो कि नहीं, प्रताड़ना तो यही करते हैं और शोषण जिनका होता है वो भी यही है, तो शायद मुझे लगता है कि भारत के उस आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जिसमें सबको समानता की बातें कही गई हैं। अगर कोई उत्पीड़न करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर पहले से ही तय कर लेना कि उत्पीड़न तो यही कर सकते हैं,
तो ये अपने आप में बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। अब खुद सोच कर देखिए, आपने एससी को इंक्लूड कर दिया, आदिवासी को इंक्लूड कर दिया, ओबीसी को इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब आपने सीधे सीधे ये ऐलान कर दिया है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा ही ऐसा जातिगत उत्पीड़न करता है। मगर इस देश के अंदर ही बहुत सारे आपको मिसालें मिल जाएंगी जहां पर दलित समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न ओबीसी में शामिल जातियों द्वारा किया जाता है। आप हजारों मिसालें देख लीजिए, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, जहां पर पूरा डिस्प्यूट इसी मामले को लेकर है कि ओबीसी समुदाय के जो दबंग लोग थे उन्होंने दलित या आदिवासियों के साथ उत्पीड़न किया गया है। तो क्या उन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? मगर उस पर तो आपने प्रोटेक्शन दे दी है। अब इस पूरे बिल के अंदर यहाँ तक भी कोई विवाद नहीं था, चलिए आपने किसी को शामिल कर लिया। विवाद कहाँ हुआ? इस बिल के अंदर पहले ये था कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। कि आपने झूठी कंप्लेंट करी है, किसी का करियर बर्बाद करने की कोशिश की है, तो अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर इस बिल के अंदर मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी के बच्चों को उन्होंने वो काम किया हो, वो आरोप उन पर सिद्ध हो ना हो, पहले ही मान लिया है कि वो आरोपी हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, केवल हिंदू भी नहीं है, केवल सिख भी नहीं है, सब कैटेगरी इसमें शामिल है। मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी इसके अंदर शामिल होती है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पर मुसलमानों की अधिकतर आबादी को ओबीसी में शामिल किया गया है, वहाँ पर भी मुसलमानों की 1/3 आबादी जनरल कैटेगरी में। तो सोचिए बाकी जगह पर क्या हाल होगा। बाकी जगह पर तो आधी मुसलमानों की आबादी जनरल कैटेगरी में आएगी, तो क्या मुसलमानों के बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यूजीसी से ही सीधा सवाल है। आप एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे, मगर आप बताइए जातिगत उत्पीड़न से भी ज़्यादा आज इस देश के अंदर मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। और ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों में भी होती है। तो आपने जब इस बिल को बनाया, जातिगत चीज़ें तो शामिल कर ली, धर्म के नाम पर प्रताड़ना को क्यों नहीं शामिल किया गया? मुसलमानों को कैंपसेस के अंदर मुल्ला बोला जाता है, मुसलमानों को कैंपसेस के अंदर बाकायदा उनकी पहचान के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। तो वो मुसलमान बच्चा अपनी कंप्लेंट के लिए कहां जाएगा? आपने एक तरफ तो ओबीसी को उसमें शामिल कर दिया है, अब आप कहेंगे कि ओबीसी में तो मुसलमान भी शामिल होते हैं, तो आप मुसलमानों की जातिगत तौर पर प्रताड़ना को साबित कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मुसलमानों में तो जातियां नहीं होती हैं, तो उनकी जातिगत तौर पर प्रताड़ना कैसे हुई? तो कुल मिला के बात यह है कि मुसलमानों को शामिल करके भी आपने साइड में ही रखा है। अब इससे भी बड़ी बात, एक जो जिस बुनियाद पर आपने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो या दूसरे मामले हों, उनकी बुनियाद पर जो आपने कहा है कि इस बिल के अंदर जो दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोग हैं या उनके बच्चे हैं वो सुसाइड करते हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दे रहा हूँ। उस आंकड़े को आप ध्यान से देख लीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये आंकड़ा है 2014 से लेकर 2021 तक। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चों ने सुसाइड किया है उसका आंकड़ा देख लीजिए। दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय से 68 बच्चों ने सुसाइड किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर 68 बच्चों ने सुसाइड किया है। इसी दौरान जनरल कैटेगरी के 54 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो रेशो तो सेम है। एक तरफ आबादी बनती है 60 से 70%, दूसरी तरफ आबादी बनती है 20%, मगर 20% लगभग इक्विवेलेंट है। तो आप किस हिसाब से मान सकते हैं कि जातिगत तौर पे या किसी भी बुनियाद पर प्रताड़ना केवल एक समुदाय की या एक कास्ट की होती है? आप इसका मतलब ये है कि आप बिल को पहले ही पूर्वाग्रह से मान रहे। अब इस मामले में हुआ क्या है? मुसलमानों पर जाने से पहले बता रहा हूँ कि जो कट्टर मोदी भक्त थे, जो अपर कास्ट लॉबी कई सालों से, कई सदियों से भाजपा को वोट देते आ रहे थे, वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं कि मोदी सरकार ओबीसी के तुष्टीकरण के चक्कर में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। करनी सेना ने ऐलान कर दिया कि कोई भाजपा नेता अगर हमें दिख गया, ओबीसी का बिल वापस नहीं हुआ, तो हम दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जितनी अपर कास्ट की लॉबी थी, सब ने ऐलानिया तौर पे कह दिया कि मोदी सरकार जनरल कास्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। वो इनको प्रताड़ित करने के पहले से ही दोषी साबित करने पर तुली हुई है। मुसलमानों के तरफ से भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठ रही है। अब यहाँ पर एक सवाल और है
आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एक कोई एसटी समुदाय का बच्चा था। असल कहानी ये थी कि उस बच्चे को असाइनमेंट दिया गया, उस असाइनमेंट को पूरा नहीं किया गया तो उसने जातिगत प्रताड़ना का आरोप उस मास्टर पर लगा दिया, उस प्रोफेसर पर लगा दिया। उसकी बुनियाद पर गोदी मीडिया और सब लोगों ने चला दिया। मगर जब यूनिवर्सिटी ने उस मामले में तहकीकात करी तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई जातिगत प्रताड़ना नहीं हुई है। तो आप सोचिए, जो किस्सा कहानी पहले 1-2 इंसिडेंट तक सीमित थी, झूठे मुकदमे या झूठी शिकायतों तक, उसका फ्लो कितना बढ़ेगा। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी भारत में मुसलमानों की यूनिवर्सिटी जहां पर उनकी अक्सरियत है, वो पहले से ही सरकार के टारगेट पर है। इसकी वजह से और पैमाना बढ़ जाएगा। किसी भी बच्चे पर आप शिकायत लगा दोगे कि इसने मेरे साथ जातिगत बातें बोली हैं, किसी प्रोफेसर पर लगा दोगे, आप उस जनरल कैटेगरी के बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल दोगे, उस टीचर की प्रोफेसरी को बर्बाद कर दोगे, उस पूरे इंस्टीट्यूशन का मान्यता रद्द करवा दोगे, उस पूरे इंस्टीट्यूशन को आप बंद करने की कगार पर ला दोगे। आप सोच कर देखिए कि मान लीजिए ये सब चीज़ें होती भी हैं तो क्या होने का पैमाने ये है कि आप पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके एक पूरी कम्युनिटी को, जनरल कास्ट को ये कहो कि नहीं आप ही उत्पीड़न करने वाले हैं और कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता। ये कहाँ तक सही है। और जो मोदी सरकार के बारे में, जिस भाजपा के बारे में ये कहा जाता है कि ये पंडितों की सरकार है, ये अपर कास्ट की सरकार है, बनियों की सरकार है, ब्राह्मण और बनियों की जिसे पार्टी कहा जाता, तो वो आज ओबीसी के तुष्टीकरण के चक्कर में क्या कर रही है। दिलीप मंडल के बारे में, जिसने सनातन को लेकर पता नहीं क्या क्या बोला था, भाजपा को लेकर क्या क्या बोला था, वो आज वहाँ पर सलाहकार बन के बैठा हुआ है। और उस व्यक्ति को, उसकी शायद लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि उसी के सलाह पर इस टाइप का बिल बना है। उस टाइप के और भी लोग हैं जिन्होंने ये सलाह दी थी। तो अब सवाल यहाँ पर ये होता है, क्या जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, उनको यूरेशिया चला जाना चाहिए, युगांडा चला जाना चाहिए, या बाहर कहीं चले जाना चाहिए? क्योंकि भारत के अंदर जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में जनरल कास्ट के बच्चों को पढ़ने लिखने का कोई मौका मैसर नहीं होने वाला है। जनरल कास्ट के बच्चे पहले तो कॉम्पीट करके आएंगे बहुत टफ कंपटीशन में, उसके बाद उनको उतना कोई मौका नहीं मिलेगा, और गलती से मौका मिल गया तो कोई ऐसा मामला फंसा तो उसका पूरा करियर चौपट। तो मोदी सरकार ये सीधे सीधे बता दे कि जनरल कैटेगरी के बच्चे कहाँ जाए, उनको युगांडा जाना चाहिए, यूरेशिया जाना चाहिए, या कहाँ चले जाना चाहिए, आप सीधे तौर पे बता दीजिए। आप यूजीसी के इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, और मैंने जो आपको सिंपल तरीके से बताया, इस पर आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर साझा करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसकी वजह से हमें समर्थन मिलेगा और हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक और भी ला सकेंगे। धन्यवाद।